बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Dear second year students, today we are going to start our next lecture on the topic of structure and function of nephron. सेकेंड ईयर के अजीज़ तलबा, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पर बात करेंगे। So first of all, we can divide the structure of nephron into the tubular portion of the nephron that comprises of the Bowman's capsules, the proximal convoluted part, lobe of Henle, distal convoluted part and the collecting duct. अजीज़ तलबा, अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से इससे पिछले ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम और माल्पिजियंस ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसी ही तरह से नेफ्रॉन भी एक ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसका पहला कंपोनेंट एक कप शेप स्वेलिंग जिसे हम वुमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं, और फिर इसके बाद एक बलदार नाली बनती जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट कहते हैं, और फिर इसके बाद ये नाली यू शेप की लूप बनाती है जिसे हम लूप ऑफ हैंडले कहते हैं, और फिर इसके बाद आखिर में भी बलदार हिस्सा आता है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स में बहुत सारे नेफ्रॉन्स कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स। अजीज़ तलबा, जैसे हम इससे पहले प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में पढ़ चुके हैं कि ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क भी अटैच होता है, तो इसी तरह से ह्यूमंस के किडनी में नेफ्रॉन में भी ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क अटैच है। तो ग्लोमेरुलस वो पहला पोर्शन है जो वुमेन्स कैप्सूल में आर्टरी के ज़रिए से आर्ट्रियोल, जिसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, दाखिल होता है, ब्लड की कैपिलरीज लाइक एक नेटवर्क डेवलप करता है, और इसी ही पोर्शन में ब्लड का प्रेशर हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड से यूरिन फिल्टर होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट पर भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है जिसे हम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। लूप ऑफ हैंडले पर भी खास तरह की ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसे वेजा रेक्टा कहा जाता है। तो these are the structural component of the nephron. First box comprises of the tubular components of the nephron, and in the second we can see the efferent and efferent arterioles. These are the network of the blood vessels or blood capillaries around the tubular portions of the nephron. And in this diagram we can see the tubular portion or the tubular part of the nephron, a cup-shaped swelling at the first end of the left side of the picture. It is the Bowman's capsule, and then the convoluted portion is the first convoluted portion, it is the proximal convoluted part. Then tubules gains a shape of U, it is called the loop of Henle, and the loop of Henle also comprises of the descending lobe of Henle and ascending lobe of Henle. Due to the movement of the or flow of the filtrate in these tubules, it can be divided into the descending lobe of Henle is a lobe of Henle in which urine or the filtrate moves in the downward direction, and the ascending lobe of Henle is a lobe or a tubule in which the filtrate moves in the upward direction. And then also a convoluted part, it is the distal convoluted part because it is the last portion of a nephron, and then the tubules of the nephrons enters in the collecting duct. Large number of the collecting nephrons attached with the collecting ducts. So it is the tubular portion or the tubular system of the nephron. अजीज़ुल का अगर नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहला पोर्शन वुमेन्स कैप्सूल का है जो कप शेप की एक स्वेलिंग है,
और इसके बाद पहला बलदार हिस्सा और फिर यू शेप की ट्यूब्यूल यानी नाली बनती है जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट के बाद लूप ऑफ हेनले का वो पोर्शन जिसमें फिल्ट्रेट का बहाव नीचे की तरफ होगा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाता है। और दूसरा पोर्शन जिसमें फिल्ट्रेट का बहाव ऊपर की तरफ होता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाता है। इसके बाद आखिरी पोर्शन है नेफ्रॉन का जो फिर से बलदार है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट। और फिर ये नेफ्रॉन ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें इस जैसे और भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इस नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है वो ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो इसी डायग्राम में हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। In this diagram we can see the network of blood capillaries and flow of the urine, and the first portion of the Bowman's capsules of the nephron contains a capillaries like network is called glomerulus or glomerular part. It contains the blood arterioles that enters the Bowman's capsule is the efferent arterioles. When the glomerulus moves outside the Bowman's capsules, the arterioles is the efferent arterioles, and then these arterioles make a network of peritubular capillaries around the proximal distal convoluted part and around the loop of Henle. Its name is the vasa recta. And then the last portion of the nephron is the collecting duct. तो जी तलबा इस डायग्राम के अंदर हमें बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जो कि खून की कैपिलरीज लाइक नेटवर्क एक नज़र आता है वो दिखाई दे रहा है, और इसमें ब्लैक एरोज उस ग्लोमेरुलस में से गुजरते हुए ब्लड में से यूरिन के फिल्ट्रेशन को दिखा रहे हैं। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, और इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट और लूप ऑफ हेनले से गुजरता हुआ डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड पार्ट के ज़रिए से कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन with the blood capillaries network. In this network we can see glomerulus is a part or a portion or a part where the blood is filtered due to high pressure, and then the filtrate accumulates or collects in the Bowman's capsules. Because the membrane of the Bowman's capsule is specially permeable, it filters only the ions that are small in size or amino acid or glucose molecules and mainly the waste compounds. Its membrane is very permeable to the urea or the waste compounds that collects in the Bowman's capsules, and then now it is called as a glomerular filtrate or Bowman's filtrate. अजीज तलबा, ग्लोमेरुलस वो पोर्शन है जहाँ पर ब्लड अपने प्रेशर के ज़रिए से फिल्टर होता है, तो उस वक़्त हम इसको ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट या वुमेन्स कैप्सूल का फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद ये फिल्ट्रेट जिसमें ज़्यादातर यूरिया यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स और छोटे आयंस अमीनो एसिड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर की वजह से फ़िल्टर हो चुके हैं वो नेक्स्ट नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में गर्दिश करते हैं। तो ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क जैसे इससे पहले हमने प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में पढ़ा था कि इस ट्यूब्यूल्स में गर्दिश करने वाले फिल्ट्रेट में से जो फ़ायदेमंद चीज़ें जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स और नमकियात हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और इसी ही तरह से नेफ्रॉन इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज और वेसा रेक्टा के ज़रिए से इस यूरिन में से वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं। So now the function of nephron, and the function of nephron can be divided into the three steps. One is the filtration, or you can say it is the pressure filtration. Second one is the reabsorption and secretion.
अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन के फंक्शंस को 3 हिस्सों में मुकम्मल किया जाता है। पहला फिल्ट्रेशन का है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन है। फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन ग्लोमेरुलस में मुकम्मल होता है, जहाँ पर ब्लड काफ़ी प्रेशर से गुजरता है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई होता है तो इसीलिए उस ब्लड में मौजूद कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, जिनका साइज़ छोटा है, और नमकियात, वो प्रेशर के ज़रिए से फ़िल्टर हो जाते हैं यूरिया यानी वेस्ट के साथ ही। The first step of the function of nephron is the filtration. As the blood passes through the glomerulus, due to the high pressure of the blood in the glomerulus, blood filters and waste compound, mainly urea, and the smaller molecules like glucose, amino acids and some salts also filters along with the waste due to the high pressure in the glomerulus. So it is the first step of a function of nephron that occurs at glomerulus in Bowman's capsule. The second step is the reabsorption. Reabsorption means all the useful substances that are filtered by the glomerulus are essential for the blood and the blood chemistry. So these substances should be reabsorbed by the nephron, and the reabsorption function of the nephron is completed by the surrounding capillaries that comprises of the peritubular capillaries and the vasa recta. And this reabsorption is also assisted by hormones and counter current multiplier. Counter current multiplier is the opposite flow of the blood and the filtrate. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो रीअब्जॉर्प्शन वो स्टेप है, वो मरहला है जिसमें ब्लड में से जो ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन पर फ़ायदेमंद चीज़ें फ़िल्टर हो गई प्रेशर की वजह से, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्योंकि वो ब्लड के केमिस्ट्री के लिए और उसकी कंपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स यानी सोडियम और क्लोराइड और पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह टाइप के मौजूद होते हैं, जिनका साइज़ छोटा होता है। और इस रीअब्जॉर्प्शन को मुकम्मल करने के लिए हार्मोन्स और काउंटर करंट मल्टीप्लायर नेफ्रॉन पर मददगार होता है, नेफ्रॉन पर काम करता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। ये अलग से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और देखा जाए तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? अपोजिट फ्लो ऑफ द ब्लड इन द सराउंडिंग कैपिलरीज एंड द filtrate that moves in the tubule of a nephron। यानी अगर ब्लड के फ्लो को देखा जाए जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द की कैपिलरीज और वेसा रेक्टा में मूव करता है, वो उस नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में से मूव करने वाले फिल्ट्रेट के बहाव के अपोजिट होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो पाती है। तो ये सेकंड स्टेप हुआ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में। The next step is the secretion, या इसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। सिक्रीशन में देखें, क्योंकि वेस्ट जो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है वो मेनली यूरिया पर मुश्तमिल होता है, जिसका एसिडिक करैक्टर है, और उसके एसिडिक करैक्टर से नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल को बचाने के लिए ट्यूब्यूल की दीवारों से नेफ्रॉन की अंदर खाली जगह यानी ल्यूमन में H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन सिक्रीट किए जाते हैं, जो उस यूरिया की pH को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। The third step in the function of nephron is the secretion or tubular secretion. As the filtrate reaches the collecting duct, is mainly composed of the urea that is acidic in nature, and this acidic nature of urea is neutralized by secretion of H positive ion, hydrogen positive ions from the walls of the collecting ducts that neutralizes the pH of the neuron. So इस तरह से हमारे आज का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन मुकम्मल हुआ। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।